तो देखो यहाँ चल रहा है बहुपद चैप्टर सेकंड। हाँ तक लगा दो। तो कुछ चैप्टर आप पढ़े और कुछ नहीं पढ़े? कौन कौन? फर्स्ट चैप्टर पढ़े और परमेय संख्या क्या है जानते हो? चलो देखो तो यहाँ पे देखो चैप्टर सेकंड में आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। कौन एक्सरसाइज बताना है हमको? कौन सी एक्सरसाइज बताना है? 1.2 हाँ देखो थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं 1 मिनट में। बहुपद क्या है? जैसे मान लो कोई व्यंजक इस प्रकार का है, जैसे 3x² + 7x + 9। एक व्यंजक इस प्रकार का है 3x की पावर 3/2 + 6x की पावर 1/2 + 9 8 ऐसे कुछ ऐसे है 7x की पावर -2 6x की पावर -1 + 8। तीन व्यंजक यहाँ देख x में ले रहे हैं। इस व्यंजक में यहाँ पे आप लोग जो पढ़ो जब स्कूल जाना शुरू करते हो नर्सरी क्लास में गिनती पढ़ते हो, गिनती को कहा जाता है जैसे 1 2 3 4, इनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या की अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करने की परंपरा है कैपिटल एन से, इसको एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं। कोई नोट गिनना है, कोई टेबल गिनना है, आदमियों की संख्या गिनना है तो कहाँ शुरू करते हो? 1 से। 1 2 3 4 5 ये नहीं कहोगे 1 1.1 1.2 नहीं बोलोगे, है ना? 1 के बाद 2 बोलोगे। ये इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना? अब तो जो प्राकृतिक संख्या, अब एक W होता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, संग्रह में, कलेक्शन में, ठीक है, समूह में एक एलिमेंट और मिला दो 0 0 1 2 3 4 ये, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर, इसलिए इसको W से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है ना? ये होल नंबर है 0 1 2 3 4, ठीक है? अब कोई व्यंजक ऐसा लेते हैं, एक व्यंजक ऐसा लिए इसके प्रत्येक पद में s की घात 2 है तो 2 भी पूर्ण संख्या है। 7s की पावर 1 है तो 1 भी पूर्ण संख्या है। 9 है तो इसको हम 9s की पावर 0 लिख सकते हैं, 9s की पावर 0, क्योंकि s की पावर 0 का मान 1 होता है। तो 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है? जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या? उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो इसमें प्रत्येक, इसमें 3/2 होती है परमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो उसे कहते हैं परमेय संख्या, ठीक है? तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है s की घात, यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है s की घात, लेकिन यहाँ 8s की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक पद में क्या होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन 2 पदों में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक है बहुपद नहीं है। यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे कहते हैं, उस व्यंजक को कहते हैं बहुपद। ये बहुपद है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, 0 के आगे की संख्याएं, है ना? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी, यह व्यंजक भी बहुपद नहीं है, यह व्यंजक भी बहुपद नहीं है, लेकिन यह व्यंजक क्या है? बहुपद। अब यहाँ पे देखो किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2। तो बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। बहुपद, इस बहुपद की घात 2 है, ठीक है? अब किसी बहुपद की घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 हो, जैसे 2s + 1, इसकी घात 1 है, s की घात 1 है, ठीक है? तो इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है? जिस बहुपद की घात 3 हो, जैसे s³ + 3s² + 7s² + 8s + 9, इस बहुपद की घात 3 है, इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद, ठीक है? अब क्या आता है किसी बहुपद में, हाँ चलो, किसी बहुपद में जब एक पद हो, किसी बहुपद में एक पद हो तो उसे क्या कहेंगे? एक पदी। 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे? 2 पदी। और इसमें 3 पद हो कह देते हैं त्रिपदी।
किसी बहुपद में एक पद हो, जैसे यहाँ x है, ये एक पदी है, x स्क्वायर प्लस 1 x है, दो पदी, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 त्रिपदी हो गई। इसको बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक, और ये क्या होगा क्यूबिक। ठीक है, लीनियर का मतलब रैखिक, और इसका मतलब द्विघाती, और ये त्रिघाती। ठीक है, अब देखो कि किसी बहुपद को, बहुपद की परिभाषा क्या है और बहुपद के प्रकार क्या है ये बता दिए। अब आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, शून्यक का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक बहुपद लेते हैं px, तो px बराबर s प्लस 2 है। अब s के स्थान पे कौन संख्या लिख देंगे इसका मान शून्य हो जाए, -2, तो -2 और +2 शून्य हो जाएगा। तो चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे p = -2 रख दिए तो -2 + 2 तो क्या आ गया, शून्य। ठीक है, px = लिखा है 2s + 1, तो s के स्थान पे क्या रख देंगे इसका मान शून्य हो जाए, -1/2, -1/2, तो 2 कट जाए तो -1 + 1 तो शून्य। ठीक है, ps = x - 3 है, तो इसके स्थान पे क्या रख दें, 3 - 3 तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ps = क्या है, 2s + 7 है, अरे 2s + 1 है, मान लो 2s + 2 है, तो s के स्थान पे क्या लिख दें, -1, तो 2 × -1 तो -2 + 2 तो शून्य। ठीक है, तो चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ps = x² - 5s + 6, अब s के स्थान पे क्या रख दें, 2 रख दें, 2 का स्क्वायर 5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 10, ये 6, 6 × 4 = 10, -10 शून्य आ रहा है, तो 2 रखने शून्य आ रहा है, तो 2 इस बहुपद का शून्यक हो गया। ps = यहाँ 3 यदि रख दें, 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 6, तो p3 = 3 × 9 और 5 × 15 + 6, तो 9 और 6 15 -15 दिया रहा है शून्य, तो 3 भी शून्यक है। ये 2 घात का बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे। 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे, 1 घात का बहुपद है तो 1 शून्यक होगा। ठीक है ना, इसका मतलब रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक। अब जैसे मान लो 2 और 3 रखने शून्य आ गया, अब 4 रखो तो शून्य नहीं आएगा, 5 भी रखो तो शून्य नहीं आएगा। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसको रखने शून्य आ जाएगी 2 और 3 के अलावा। अब एक सवाल ये उठता है कैसे जानेंगे 2 या 3 रखने शून्य आएगा, हमको तो याद था तो रख दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका शून्य क्या है। ठीक है, बहुपद का मान ये तो जानते हो, शून्य की परिभाषा क्या है, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो बहुपद का शून्य कहलाता है। लेकिन द्विघाती बहुपद कैसे जानोगे कि 2 या 3 रखने से शून्य आएगा। ठीक है ना, इसको जानने के लिए फिर 10वीं क्लास के 2 प्रश्नावली पढ़ोगे। ठीक है, बहुपद का शून्य निकालने के लिए। ठीक है, लीनियर बहुपद आपके कोर्स में। ठीक है, अरे आपको बताना है, जानना चाहते हो तो ps को शून्य के बराबर यहाँ कर दो, और यहाँ पे x² - 5s + 6, s² इसका गुणनखंड करोगे तो -3s - 2s + 6, और इसको क्या करेंगे 0, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, s कॉमन लेंगे तो s - 3 और -2 कॉमन तो s - 3, s - 3 दोनों में है तो 0 बराबर s - 3 कॉमन ले लिए, फिर से बचा क्या s - 2। इसका मतलब क्या हुआ, s - 3 बराबर 0, s - 2 बराबर 0, s का मान 3 आ गया, s का मान 2 आ गया। 3 रखने से 0 आएगा, 2 रखने से 0 आएगा। तो हम 0 ps को 0 के बराबर करके इसको सॉल्व किए, s की वैल्यू 2 और 3 आ गई। इसका अर्थ ये हुआ 2 और 3 रखने से ps का मान 0 आएगा, 2 और 3 रखने से ps का मान 0 आएगा। ठीक है, तो चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान 0 हो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक। इतनी थोड़ा बेसिक चीजें हैं। आप क्वेश्चन हमको बताना था उसको देखते हैं। प्रश्नावली कौन सी बता रहे थे हम, 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। तो
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में GX से PS का गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड प्रमेय क्या है, देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि GX PS का गुणनखंड है कि नहीं। देखो अच्छे से समझना, इस प्रकार से सुनना कि तुरंत अभी बताना भी है। जैसे मान लो PS बराबर आपके पास एक बहुपद है, PS बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 और GS बराबर है आपके पास s माइनस 2। GS बराबर क्या है, s माइनस, क्वेश्चन बता नहीं रहे, हम उसको समझा रहे हैं गुणनखंड प्रमेय को, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो s माइनस 2 यानी GS से PS का गुणनखंड कब होगा। जैसे मान लो 18 को लिख सकते हो 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 गुणे 6 लिख सकते हैं 18 को, तो 3 गुणनखंड कहलाएगा 18 का, 6 गुणनखंड कहलाएगा 18 का, ठीक है ना। तो 3 गुणनखंड है 18 का, 6 गुणनखंड है 18 का, तो 3 गुणनखंड है जब 18 का, तो 18 में 3 का भाग दे दो, तो 3 छम 18, शेषफल शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया, शून्य। इसलिए 3 गुणनखंड है 18, ठीक है। किसी संख्या का तो ये GS गुणनखंड कब होगा, जब PS में GS का भाग दे दो तो शेषफल शून्य आ जाएगा। तो GS क्या हो जाएगा, गुणनखंड। GX से गुणनखंड होगा PS का कब, जब PS में GS का भाग दे दे तो शेषफल क्या है, शून्य। जैसे मान लो भाग देते, तो भाग यदि आपको देखना कठिन पड़ता है तो क्या कर दो कि यदि GS का हम शून्य निकाल लें, क्या निकाल लें, शून्य, ठीक है। अब जैसे मान लो शेषफल निकालने का तरीका एक और है। एक तो तरीका ये है कि जैसे हम x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 में भाग देते हैं किसका, s माइनस 2 का, तो s की घात 1 यहाँ है, तो s में घात 1 में किसका गुणा करें कि s की घात 2 आ जाए। एक फार्मूला पढ़े हो, s की घात m गुणे s की घात n, तो s की घात m प्लस n होगा। घात जुड़ती है ना, फार्मूला रोज लिख रहे हो ना, s की घात m गुणे s की घात n, तो s की घात m प्लस n। तो यहाँ s की घात 1 है, तो s की घात 1 में किसका गुणा कर दें कि s की घात 2 आ जाए, s की घात 1 का। s की घात 1 का करोगे तब ना, s की घात 1 धन 1 s की घात 2 होगी, ठीक है ना। तो s की घात 1 है। अब हम जैसे मान लो आपके पास क्या है 100 और यहाँ 25 है, 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने के 100 आ जाए, 4 बार, 4 बार। तो यहाँ क्या लिखते हो, पहले 4 में लिखते हो, फिर यहाँ क्या लिखोगे, इस 4 का गुणा इसके साथ करोगे, तो 25 गुणे 4, तो 25 चौको 100, जो आया वो नीचे लिखो और फिर घटाओ भी, यहाँ सुन लिखते हैं। तो क्या है, s का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, x स्क्वायर आ जाए, x बार, कितनी बार, x बार। तो यहाँ 4 बार, तो यहाँ s बार। तो फिर क्या किए थे, 4 का गुणा इसके साथ किए थे ना, तो यहाँ पे s का गुणा इसके साथ करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर घटाएंगे भी, जैसे यहाँ घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, s का गुणा जब करोगे, s का गुणा करोगे s माइनस 2 के साथ, तो s का गुणा इसके साथ s स्क्वायर, s का गुणा 2 के साथ तो माइनस 2s, ये आएगा। तो यहाँ लिख दो s स्क्वायर माइनस 2s, घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो ये इससे कट जाएगा। और यहाँ माइनस 5s प्लस 2s, 5 रुपए कर्जा था, 2 रुपए जेब में है, देने के बाद क्या होगा 3 रुपए कर्जा बचेगा, तो माइनस 3s और प्लस 6, ठीक है। अब s के पहले कौन संख्या है, यहाँ 1 है, 1 में किसका गुना करें, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो माइनस 3 आ जाए, माइनस 3 बार, माइनस 3 बार, 3 बार पढ़ो तो 3 आएगा, माइनस 3 आना चाहिए ना, माइनस 3 बार, तो माइनस 3 बार अनुमान लग गया कि माइनस 3 बार भाग जाएगा। तो माइनस 3 का गुणा इसके साथ करके यहाँ लिखो, तो माइनस 3 का गुणा s के साथ तो माइनस 3s, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 के साथ, 3 दूना 6 आ गया ना। अब क्या करोगे, घटाओगे तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया, इससे कट गया, शेषफल शून्य आ गया। तो शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, s माइनस 2 गुणनखंड है किसका, PS, ठीक है। पर शेषफल यहाँ क्या आया है, शून्य। तो शेषफल शून्य भाग देने के बाद पता चला, यदि आप भाग नहीं देना चाहते और शेषफल निकालना चाहते,
शेषफल के माध्यम से पता चल जाएगा। मान लो शेषफल यहाँ 15 आया होता तो हम कहते कि एस माइनस टू गुणनखंड नहीं है पी एस का, अर्थात जी एस गुणनखंड नहीं है पी एस का। ये शेषफल शून्य आता है यदि, तब कहते हैं कि शेष जी एस गुणनखंड है पी एस का। तो शेषफल निकालने का एक तरीका और है, भाग यदि नहीं देना चाहते तो, ठीक है, तो भाग यदि नहीं देना चाहते, जिसका भाग देना है, भाग हमको एस माइनस 2 का देना है, एस माइनस 2 को क्या करो, शून्य कर दो, तो 2 आ गया, तो ये शून्य का आ गया एस माइनस 2 का। एस माइनस 2 का जो शून्य का आया है वो बहुपद में रख दो, ये बहुपद है तो बहुपद में 2 रख दो, तो T2 तो 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 तो क्या आएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 तो 6 4 10 माइनस 10 बराबर क्या आया, शून्य। तो भाग देने से शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा, अर्थात T2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो भाग नहीं देना चाहते, कठिन पढ़ते तो क्या करो, शून्य निकाल दो, ठीक है। कहने का बहुपद में जो जिसका भाग देना है उसके शून्य को रख दो, शून्य को रखने से भी यदि शून्य आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम पीएस में जीएस का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा, पीएस में जीएस का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य। और शेषफल शून्य आना क्या प्रमाणित करता है, जीएस गुणनखंड है पीएस का, जीएस गुणनखंड है पीएस का। क्यों, अभी बताए न थे कि 18 में 3 का भाग देने से शेषफल शून्य आता है, तभी 3 गुणनखंड कहलाएगा 18 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे s माइनस 2 गुणनखंड कहलाएगा पीएस का, यदि पीएस में s माइनस 2 का भाग दे तो शेषफल क्या आए, शून्य आएगा। तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है, जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर करके s का मान निकालो, s का वह मान कहाँ रखो, बहुपद में, बहुपद में रखने से शून्य आ जाएगा, बहुपद में रखने से शेषफल आ जाएगा, बहुपद में रखने से शेषफल आ जाएगा। शेषफल तो हमको चेक करने हैं, शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। शेषफल से मतलब है, भाग देने से हमको मतलब ही नहीं है, शेषफल चाहे जिस तरीके से निकले, ठीक है। भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते तो क्या करो, वहां पे जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर कर दो, एस का मान निकालो, एस का मान बहुपद में रख दो तो शेषफल आ जाता है, क्या आ जाता है, शेषफल, ठीक है ना। तो गुणनखंड चेक करना कि जीएस पीएस का गुणनखंड है कि नहीं है, तो जीएस को शून्य के बराबर करके एस का मान निकाल लो, एस का मान कहाँ रख दो, बहुपद में, बहुपद में रखने से शून्य दिया आता है, तब हम कहेंगे कि जीएस गुणनखंड है पीएस का, अन्यथा नहीं, ठीक। तो लिखो, लिखते हैं, लिखोगे कैसे, तो जीएस पीएस का गुणनखंड होगा, लिखो जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड होगा यदि पीएक्स में जीएक्स का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, ठीक है। भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, पीएक्स में x माइनस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर P2। पीएक्स में x माइनस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, P2 के बराबर होगा, यानी जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर करोगे, इसका मान निकालोगे, इसका जो मान आएगा बहुपद में रखोगे, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल, क्या कहलाएगा, शेषफल। तो पीएस में s माइनस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर P2। इस कथन का नाम है शेषफल प्रमेय। क्या नाम है, शेषफल प्रमेय। इस कथन को हम शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस कथन को हम शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं, शेषफल प्रमेय के नाम से जानते। पीएक्स में s माइनस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर P2, ठीक है।
अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, px में x माइनस a का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर pa। यहाँ पे s माइनस को शून्य करोगे तो s का मान क्या आएगा, a रखोगे pa में तो शेषफल कहलाएगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का कथन, गुणनखंड प्रमेय का कथन। x माइनस a px का गुणनखंड होगा, यदि px में x माइनस a का भाग देने पर प्राप्त शेषफल pa बराबर 0 x माइनस a px का गुणनखंड होगा, x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि px में x माइनस a का भाग देने पर प्राप्त शेषफल pa बराबर 0। ठीक है, तो दो लाइन बोल सकते हो आप लोग शेषफल प्रमेय में। क्या बोलना है, px में x माइनस a का भाग देने पर प्राप्त शेषफल pa होगा, ये है शेषफल प्रमेय। x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि शेषफल pa बराबर 0 हो, शेषफल 0। शेषफल प्रमेय का कथन क्या है, px में x माइनस a का भाग देने पर प्राप्त शेषफल pa होगा, प्राप्त शेषफल pa होगा। भाग नहीं देना है, क्या करोगे, जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर करके इसका मान निकाल लो। s का वह मान कहाँ रख दो, बहुपद में, तो क्या आ जाएगा, शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल। इसको शेषफल प्रमेय कहेंगे। अब गुणनखंड कब होगा, कोई बहुपद x माइनस a px का गुणनखंड कब होगा, जब pa बराबर 0 आ जाए। pa क्या है, शेषफल pa बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि px में x माइनस a का भाग देने से शेषफल 0 आ गया, इसलिए x माइनस a px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि शेषफल pa बराबर 0 और px में x माइनस a का भाग देने पर शेषफल pa होगा, शेषफल pa होगा। ठीक है, इतना लिख रहे पूरा भाग। चलो थोड़ा सा 60 में लिखे देते हैं ताकि याद रख सकें, है ना। दो लाइन लिखेंगे शेषफल प्रमेय में, ये लिखोगे शेषफल प्रमेय, दो लाइन में बताना है ना, एक लाइन में शेषफल प्रमेय, एक लाइन में गुणनखंड प्रमेय। px में x माइनस a का भाग देने पर शेषफल pa होगा। px में x माइनस a का भाग देने पर शेषफल pa होगा। pa का मतलब क्या हुआ, x माइनस a को 0 के बराबर करके इसका मान निकाल लो और वही रख दो बहुपद में, तो शेषफल क्या होगा, pa। ठीक है, दूसरा गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय में क्या लिखना है, x माइनस a px का गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। s माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। अब pa आएगा कहाँ से, s माइनस a को 0 के बराबर करोगे तो इसका मान आएगा, s का मान जो आया बहुपद में रखो। अब बहुपद में रखने से क्या आना चाहिए, 0। ये pa तो जान चुके हो शेषफल है, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल क्या आ जाए, 0। इसका मतलब
एस माइनस ए पी एस का गुणनखंड होगा। कब? जब पी एस में एस माइनस ए का भाग दें तो शेषफल पी ए बराबर 0 प्राप्त हो। तो भाग नहीं देना है तो शेषफल प्रमेय से निकाल दो। शेषफल प्रमेय से शेषफल पी ए होता है तो देख ही चुके हो, ठीक है। जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर करो, एस का मान निकाल के बहुपद में रख दो तो शेषफल आ जाता है। तो शेषफल 0 आ गया, एस माइनस ए क्या कहलाएगा? गुणनखंड, ठीक है। अब क्वेश्चन की बताते हैं, दोनों लाइन याद कर लेना अच्छे से। अब आता है दूसरे का पहला सवाल, लिखते हैं। दूसरे 2.3 के दूसरे का पहला लिखते हैं। दूसरे का पहला सवाल पी एस बराबर दिया है, पी एस बराबर दिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर s प्लस, ठीक है। गुणनखंड तब क्या करना? गुणनखंड प्रमेय लागू करके हमें जांच करना है कि जीएस पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय से हमें जांच करना है कि जीएक्स पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय से हमें जांच करना है कि जीएक्स पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। तो जीएस पीएस का गुणनखंड कब होगा? जीएस को जो दिया है, जीएस का मान उसको 0 के बराबर कर लो। 0 के बराबर कर लोगे तो क्या आएगा? s प्लस 1 बराबर 0, एस की वैल्यू माइनस 1 आएगी ना। s प्लस 1 बराबर 0, एस बराबर माइनस 1। एस बराबर माइनस 1 इस पी एक्स में रख दोगे तो p माइनस 1 का जो मान आएगा वो शेषफल आएगा। क्या कहलाएगा? शेषफल प्रमेय से। और शेषफल का मान संयोग बस 0 आ गया। शेषफल का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो कहेंगे जीएस क्या? गुणनखंड है पीएस। शेषफल प्रमेय से जानते हो यदि हम पीएस में जीएस का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? p माइनस 1। जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर करो तो इसका मान माइनस 1 आया ना। और जो मान आया है बहुपद में रखने से शेषफल आ जाता है। किस प्रमेय से? शेषफल प्रमेय से। और शेषफल प्रमेय से शेषफल तो p माइनस 1 हुआ। अब p माइनस 1 का मान 0 आ गया। शेषफल का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो s प्लस 1 क्या होगा? गुणनखंड होगा पीएस, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो क्या लिखोगे? px में x प्लस 1 का भाग देने पर, px में x प्लस 1 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय से माइनस 1 पीएस में s प्लस 1 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय से, ठीक है। भाग देने पर इसको थोड़ा सा शेषफल प्रमेय से पहले लिख दो, प्राप्त शेषफल बाद में तो और अच्छा रहेगा। पीएस में s प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल बराबर p माइनस 1। शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल p माइनस 1। पीएस में s प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल, ठीक है। शेषफल प्रमेय से आप देख न चुके हो, जिसका भाग देना होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। s का मान जो आता है वही मान बहुपद में रख देते हैं तो शेषफल आ जाता है। क्या आ जाता है? शेषफल, ठीक है। तो भाग देना नहीं पड़ेगा आपको, शेषफल डायरेक्ट आ जाएगा शेषफल प्रमेय से। तो निकालते हैं। p माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? p माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? बहुपद में इसके स्थान पे माइनस 1 रखने से जो मान आएगा, क्या बोले?
p माइनस वन का मतलब क्या, बहुपद में s के स्थान पे -1 रखने से जो मान आएगा। अब बोलो p माइनस वन का मतलब क्या हुआ, बहुपद में s के स्थान पे -1 रखने से बहुपद का जो मान आएगा वो p माइनस वन है। अब बोलो पद में s के स्थान पे -1 रखने से बहुपद का जो मान आएगा उसको दर्शाया गया है p माइनस वन से। आप बोलो s के स्थान पर -1 रखने से बहुपद का जो मान आएगा उसको दर्शाया गया है p माइनस वन से। आप बोलो बहुपद में s के स्थान पर पे -1 रखने से बहुपद का जो मान आएगा उसको दर्शाया गया है p माइनस वन से। आप बोलो बहुपद में s के स्थान पर जो -1 रखने से जो बहुपद का मान आएगा उसको दर्शाया गया है p माइनस वन से। और p माइनस वन क्या कहलाएगा, शेषफल प्रमेय से शेषफल। यदि संयोग बस p माइनस वन का मान शून्य आ गया तो कहेंगे शेषफल शून्य आ गया, और शेषफल शून्य आ गया s प्लस वन क्या कहलाएगा, गुणनखंड किसका, ps। ठीक है, तो लिखो आगे। तो क्या करते हैं, p माइनस वन का मान निकालते हैं, इस बहुपद में s के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 रखते हैं। तो यहाँ 2 है ही, s के स्थान पे -1 की पावर 3, और यहाँ क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2, यहाँ -1 और -1। -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब -1 को 3 बार लिखना। या कि दूसरा ट्रिक जानना चाहते हो तो माइनस वाली संख्या की घात यदि विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में आएगा, और माइनस वाली संख्या की घात यदि सम संख्या है तो उसका मान प्लस में आएगा। यहाँ -1 की घात 3 विषम संख्या है कि सम संख्या, जिसमें 3 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 का भाग न जाए उसको विषम कहते हैं। 3 ये विषम संख्या है, तो -1 की घात 3 करोगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 की घात 2 करोगे तो +1 आएगा। यहाँ -1 की पावर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 है। तो -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 2 गुणे 1, 2 गुणे -1 लिखेंगे ना, विषम घात है 2 गुणे -1, और यहाँ सम घात है प्लस 1 लिख देंगे। ये क्या होगा, 2 गुणे -2 रहेगा, -1 रहेगा, तो घात विषम संख्या है, ये -1। अब क्या करोगे, ये -1 आ गया तो 2 का गुना -1 के साथ तो -2, ठीक है, अब +1, अब -2 का गुना -1 के साथ तो माइनस प्लस होता है, तो 2 1 कम 2, ये -1, ठीक है, -2 + 2 कट गया, +1 -1 कट गया, तो किसका मान शून्य आ गया। इसका मतलब शेषफल शून्य आ रहा, शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा। p - 1 बराबर शून्य आ रहा। अर्थात 60 मिनट लैंग्वेज ज़्यादा लिखते तो आप लोग समझ पाए। क्योंकि शेषफल p - 1 बराबर 0, क्योंकि शेषफल p - 1 बराबर 0, इसलिए gx, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x + 1 ps का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से s + 1 ps का गुणनखंड है। s + 1 को ही gs कहा गया है ना, s + 1 को gs नाम रखे हैं, इसका मतलब gs गुणनखंड है ps का। gx ps का गुणनखंड। ये चिन्ह लगाने का अर्थ है, ये है अर्थात, दूसरे शब्दों में इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इम्प्लाइज का मतलब हुआ है ना, जैसे नारद जी सीरियलों में आते हैं तो कहते हैं अर्थात विष्णुदेव, ठीक है, शिव जी, महादेव, अर्थात के स्थान पे इम्प्लाइज शब्द का यूज करते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है ना। या कि इम्प्लाइज चिन्ह का उपयोग जैसे 3s + 7 बराबर है मान लो 15, तो यहाँ पे
इसी के दूसरे शब्दों में लिखोगे तो 3s बराबर 15 माइनस 7। यहाँ बीच में बराबर चिन्ह लग चुका है, तो इधर बराबर चिन्ह ही लगेगा, इंप्लाइज लगेगा। यानी इसी को दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3s बराबर 15 7 निकल गया तो 8 इम्प्लाइज। इसी के दूसरे शब्द s बराबर 8/3 इम्प्लाइज। बस यही से इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लगाते हैं, इम्प्लाइज, क्योंकि इक्वल साइन तो लग चुका है ना, इक्वल साइन तो यहाँ लगाएंगे नहीं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज लगाते हैं। इम्प्लाइज का मतलब होता है या अथवा, या अथवा, या लिखो चाहे अथवा लिखो, ठीक है। शब्दों में लिखना तो या लिखना पड़ेगा बार बार, तो कौन या लिखे, या कि अथवा लिखना पड़ेगा बार बार। इसलिए हम या अथवा ना लिख करके क्या लिखते हैं, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। दूसरे शब्दों में, इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, इसी के दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसी के दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज लगाते हैं, ठीक है। तो जीएस पीएस का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि शेषफल शून्य आ रहा, शेषफल शून्य आया होता तो क्या कहते हैं, जीएस पीएस का गुणनखंड नहीं। तो शेषफल निकालेंगे कैसे, भाग दे करके शेषफल प्रमेय से। यहाँ क्या करते हैं, भाग दिए कि शेषफल प्रमेय से निकाले, शेषफल प्रमेय से निकाले शेषफल। शेषफल प्रमेय से कैसे निकालते हैं शेषफल, जिसका भाग देना होता है उसको शून्य के बराबर कर दो, s का मान निकाल लो, s का मान बहुपद में रख दो तो शेषफल आ जाता है। तो भाग नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। जिसका भाग देना होता है उसको शून्य के बराबर करो, s का मान निकाल लो, s का मान कहाँ रख दो, बहुपद में। तो बहुपद का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल। कैसे जानते हो कि वो शेषफल कहलाएगा, शेषफल प्रमेय से। और शेषफल प्रमेय क्या है, शेषफल प्रमेय को रिसर्च करने वाले हजारों साल रिसर्च किए होंगे, भाग दिए होंगे, फिर ऐसा किए होंगे। संयोग बस क्या हुआ, इसका भाग दिए और उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाले, बहुपद में रख दिए, तो शेषफल को निकाले भाग देने के बाद जो आया। और वे जिसका भाग देना था उसको शून्य के बराबर किया, इसका मान निकाल के बहुपद में रखे। अब पता नहीं पहली बार में थोड़ी आ गया होगा, पता नहीं कितने सालों में आया होगा, तो निष्कर्ष दे दिए कि शेषफल ये आएगा। आपको विश्वास ना होता तो एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, गा रहा है कि नहीं। अभी जिसे दिखाए ना एग्जाम्पल में, भाग देने से भी शेषफल शून्य आ रहा था, और फिर हम जिसका भाग देना था उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाले और वे मान भी बहुपद में रखे, तब भी शून्य आया। इससे ये बात प्रमाणित हो गई, यदि किसी बहुपद को किसी रेखीय गुणनखंड से भाग देना हो तो उस रेखीय गुणनखंड को शून्य के बराबर करके s का मान निकाल लो, s के उस मान को बहुपद में रख दो। बहुपद में रखने से बहुपद का जो मान होगा वो शेषफल कहलाएगा, बहुपद का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो इसी का। दूसरा ये है px s की पावर 3, s की पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जीएस बराबर क्या है, s प्लस 2। तो हमें जांच करना है कि जीएस पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। तब हमें जांच करना है कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। यहाँ मान लो कोचिंग में सरस्वती माता पढ़ाती हैं आपको, और पढ़ाने के बाद आप कमजोर बने रहोगे, तो स्कूल में जब जाओगे तो कहेंगे सरस्वती माता बेकार। यदि आप कमजोर बने रहोगे पढ़ने के बावजूद भी, तो पढ़ाने वाले का भी बदनामी होती है। उसी आधार पर आंकड़ा लगाएंगे कि जब ये ऐसा ही बनता है तो इसे पढ़ाए भी होंगे, ठीक है। और कोई आएगा भी नहीं पढ़ने उनको देखते, इसलिए तेज बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने लिए तो मेरे लिए तो बनो कम से कम। चलो देखो आगे। तो हमें जांच करना है कि जीएस पीएस का गुणनखंड है कि नहीं, है कि नहीं।
तो देखो तभी आपको बताए कि गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल शून्य है। तो शेषफल कहाँ से निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। शेषफल कैसे निकालेंगे, जिसका भाग देना होगा उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लो, इसका मान कहाँ रख दो, बहुपद शेषफल आ गया। ठीक है, तो लिखते हैं क्या हो गया, क्या बोले, तो x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड होगा, s प्लस 1 है, s प्लस 2 है, s प्लस 2 ना है, s प्लस 2 पी एस का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स में x प्लस 2 का s प्लस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल p माइनस 2 बराबर 0, p माइनस 2 बराबर 0। s प्लस 2 पी एस का गुणनखंड होगा यदि पी एस में s प्लस 2 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल p माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल लिखो, शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल बराबर t माइनस 2। हम भाग नहीं देते, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालते हैं। शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल p माइनस 2, p माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, बहुपद में इसके स्थान पे माइनस 2 रखो, जो आंसर आ जाए वे शेषफल कहलाएगा। बहुपद ये तो माइनस 2 की पावर क्या लिखोगे, 3, फिर क्या लिखोगे 3 और माइनस 2 की पावर 2, 3 ये माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 की पावर 3, माइनस 2 की पावर 3। विषम संख्या है ना, तो चिन्ह तो क्या कंफर्म है कि माइनस आएगा, पर माइनस 2 का गुना 3 बार करोगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, पर माइनस 8 लिखोगे क्योंकि माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। सम संख्या होता तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे 1 होता तब प्लस माइनस 1 प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ तो 2 है तो माइनस 2 को 3 बार लिख दो, चाहे विश्वास न होता हो वैसे में। माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2, ठीक, 3 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2 प्लस 3 गुणे माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 का गुना 3 बार करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 गुणे माइनस 2 तो प्लस 4, और 4 का गुना माइनस 2 के साथ तो माइनस 8। ये क्या होगा, 3 दूना 6, माइनस 6 का गुना माइनस 2 के साथ तो माइनस 12। ठीक है, या वैसे भी बोल सकते हैं माइनस 2 का गुना माइनस 2 के साथ 4, 4 3 12। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या सम बार है ना, 2 बार, तो चिन्ह प्लस का आएगा। अब यहाँ माइनस की संख्या एक ही बार है, विषम बार, तो 3 दूना 6 माइनस 6 अब प्लस 1। अब देखो 12 1 13, प्लस वाली संख्या तो 13 हो गई, माइनस 8 माइनस 6, 8 6 14, तो माइनस वाली संख्या 14 हो गई, तो माइनस 1 आ रहा। तो शेषफल क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा, इसका मतलब ds गुणनखंड नहीं है ds का। ठीक है, तो p माइनस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, माइनस 1 आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ शेषफल p माइनस 2 का मान शून्य नहीं है, अर्थात माइनस 1 है, माइनस 1 है, इसलिए
इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से GX PS का गुणनखंड नहीं है, PS का गुणनखंड नहीं। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से GX PS का गुणनखंड नहीं, GX PS का गुणनखंड नहीं। ठीक है।